गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8th सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी चैप्टर 6। इसमें जो है एक वीडियो में आपको पहले समझा चुका हूँ, मानव संसाधन, लेसन इंट्रोडक्शन और अभ्यास के प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न बचते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वे मैं आपको समझाऊंगा। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। तो अभी जो पिछली वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन रह गया था, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? इसमें जो है वर्ष 1999 में 30 वर्ष की अवधि से भी कम समय के अंदर जो है जनसंख्या दुगनी हो गई थी, यानी 3 अरब से 6 अरब हो गई थी। इस वृद्धि का प्रमुख कारण खाद्य आपूर्ति, यानी कि जो ये जनसंख्या बढ़ी थी 3 अरब से 6 अरब, इसका मुख्य रीजन जो है खाने पीने की वस्तुओं की आपूर्ति, कम औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी होना। जो दवाइयां की वजह से जो है मृत्यु दर में कमी आई थी, यह भी एक इसका मुख्य कारण था। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक था, जबकि दूसरी तरफ जो जन्म दर था वो अभी भी जो है तेज गति से बना हुआ था। अब देखिए, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन से अभिप्राय निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन, यानी निश्चित पीरियड के दौरान जो है लोगों की जनसंख्या में बदलाव आना। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक इस प्रकार हैं। नंबर 1, जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर। जन्म दर और मृत्यु दर में अधिक अंतर होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है। जब जन्म दर ज्यादा हो जाता है तो जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है, जब मृत्यु दर ज्यादा हो जाता है तो जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इन दोनों के अंतर को जो प्राकृतिक वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। तो जनसंख्या बढ़ोतरी का मुख्य रीजन जो है प्राकृतिक वृद्धि दर जो है तेज गति से बढ़ने की वजह से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। प्रवास भी एक प्रमुख कारण है। तो जनसंख्या के अंदर बढ़ने या घटने का एक मुख्य रीजन जो प्रवास भी है, जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तन होता है। तो इसकी वजह से जो है जनसंख्या के आकार में बदलाव आता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो लोगों के द्वारा जो है एक देश से दूसरे देश में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जो लोग देश छोड़ के जाते हैं वो उत्प्रवासी होते हैं। जो लोग अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसे उत्प्रवास कहा जाता है। जो लोग देश में आते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। और जो दूसरे देश को छोड़ के अपने, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका को छोड़ के भारत में आ गए, तो वो जो अप्रवासी कहलाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास तथा अप्रवास द्वारा जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों के अंदर भीतरी जो अप्रवास है, इसकी वजह से भी जो है जनसंख्या में बदलाव आया है। एक ऐसा उदाहरण सूडान देश है, जिससे लोगों के बाहर चले जाने के अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी अनुभव की गई। तो वर्ल्ड के अंदर जो आपका देश जो है सूडान, इस देश में ऐसा महसूस हुआ कि उत्प्रवास की वजह से वहां की जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में मतलब घटती हुई महसूस की गई है। अब देखिए, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, यानी संरचना ढांचे को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन में निम्नलिखित तत्वों का मिश्रण है: स्त्री पुरुष अनुपात, आयु वर्ग, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय, आय का स्तर, स्वास्थ्य दशाएं। तो इन सारी चीजों को मिला के जो है जनसंख्या की संरचना को जो ये सारी चीजें दर्शाती है। अब देखिए, जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या को विभाजित करके अध्ययन करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को जो है जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। तो विभिन्न जनसंख्या को जो विभिन्न वर्गों के अंदर विभाजित किया जाता है और जो नीति अपनाई जाती है उसे जो है जनसंख्या पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या को समझने के लिए निम्नलिखित प्रकार से आवश्यक है। किसी भी देश की जनसंख्या को समझने के लिए जो जनसंख्या पिरामिड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। जनसंख्या पिरामिड में जनसंख्या को 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग, यानी कि पहली आयु वर्ग के अंदर 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष दूसरी आयु वर्ग में, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्गों में विभाजित करके उनकी व्यवसायिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जो है 65 वर्ष यानी 0 से 14 वर्ष, 14 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्गों के अंदर जो विभाजित किया गया है। और फिर उनकी जो व्यवसायिक संरचनाएं हैं, जो वे काम धंधा करते हैं, उनके बारे में भी जो है
अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जो जनसंख्या पिरामिड है एक देश के अंदर कितने लोग आश्रित हैं, इस बात को भी जो है दर्शाता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। जो युवा वर्ग आश्रित है वो जो है 15 वर्ष से कम है, और जो वृद्ध आश्रित है वो 65 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया। जो सक्रिय वर्ग है, जो कार्य करने वाले हैं, वो जो है 15 से 64 वर्ष के अंदर जो है रखा गया है। अब देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, घरेलू कार्य को किस प्रकार मानव संसाधन कहा जा सकता है। हमारे देश की बहुत सी स्त्री अपने घरों से बाहर काम नहीं करने जाती। तो हमारे देश के अंदर आपको पता है कि बहुत सी महिलाएं जो है घरों से काम करने के लिए नहीं जाती हैं, वे घर के काम करती है, वे घर पर रहकर ही घर के कार्य करती है तथा बच्चों का पालन और बुजुर्गों की सेवा करती है, बच्चों का लालन पालन करती है, बुजुर्गों की सेवा करती है। यदि स्त्री शिक्षित हो तो यह अशिक्षित स्त्री की अपेक्षा घर के काम तथा बच्चों को पढ़ाने का कार्य अधिक कुशलता से करती है। अगर महिला मान लीजिए शिक्षित है तो वो जो अपने बच्चों को जो अच्छी प्रकार से पढ़ा सकती है, अशिक्षित महिला की अपेक्षा बुजुर्गों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती है और देश को उपयोगी मानव संसाधन प्रदान करती है, और इस तरह से जो वो देश को एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन देती है। इस प्रकार उनके घरेलू कार्य को एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन कहा जा सकता है। इसलिए जो महिलाएं घर पर काम करती है उसे जो है उनके जो कार्य है उनको जो है महत्वपूर्ण मानव संसाधन कहा जाता है, क्योंकि वे जो है देश को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन मानव के रूप में, शिक्षित मानव के रूप में जो है महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करती है। लिंग अनुपात में विषमताएं क्यों है। भारत में लिंग अनुपात में विषमताओं के अनेक कारण है। भारत के अंदर जो है लिंग अनुपात में जो विषमताएं हैं इसके एक कारण नहीं बल्कि बहुत कारण है। जीव विज्ञान की दृष्टि से शिशु बालिकाओं की तुलना में शिशु बालिक अधिक जन्म लेते हैं। तो विज्ञान की दृष्टि के अंदर जो है लड़कियों की अपेक्षा जो है लड़के जो भारत के अंदर ज्यादा जन्म लेते हैं। बालक शिशुओं के लालन पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जो लड़के हैं उनके लालन पालन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि शिशु बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है, जबकि लड़कियों के लालन पालन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अनेक कारणों से स्त्रियों की मृत्यु अधिक होती है। बहुत से कई रीजन है जिसकी वजह से जो महिलाएं की मृत्यु ज्यादा हो जाती है। कई बार जन्म के तुरंत बाद बालिकाओं को मार दिया जाता है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है अखबारों के अंदर जो है जन्म के बाद जो है बच्ची को मार दिया गया है, या जो है तथा कई मामलों में जन्म से पहले ही बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है। इसे बालिका भ्रूण हत्या कहते हैं। और कई बार जो है लड़की को जो गर्भ के अंदर ही मरवा दिया जाता है, जिसे जो है बालिका भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। कभी कभी प्रसव काल में भी स्त्रियां मर जाती। कई बार जो प्रसव काल डिलीवरी के समय में जो है महिलाएं मृत्यु का ग्रास बन जाती हैं। बूढ़ी स्त्रियों की प्राय उपेक्षा की जाती है। वृद्ध महिलाएं हैं उसको जो है उपेक्षा की जाती है, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से जो है भारत के अंदर जो लिंग अनुपात है वो विषम है। अब देखिए भारत में जनसंख्या के घनत्व के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में किसी क्षेत्र इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जो है जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को जो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो घनत्व था वो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो प्रति व्यक्ति वर्ग जो घनत्व है वो जो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण निम्नलिखित है। अति सघन घनत्व वाले प्रदेश, इस श्रेणी में वे प्रदेश आते हैं जिनमें औसत घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जिन इलाकों के अंदर 1000 से ज्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं उसे जो अति सघन घनत्व वाले प्रदेश कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप इस श्रेणी में आते हैं। तो ये सारे के सारे प्रदेश जो है अति सघन घनत्व वाले प्रदेशों के अंदर शामिल हैं। सघन जन घनत्व वाले प्रदेश, इस श्रेणी में वे प्रदेश आते हैं जिनका जन घनत्व 401 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच है। यानी 401 से लेकर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर
जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसे जो है सघन जनघनत्व वाले प्रदेश कहा जाता है। उत्तर भारत के सभी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारे के सारे राज्य जो है सघन जनघनत्व वाले प्रदेशों में शामिल किए गए हैं। सामान्य जनघनत्व वाले प्रदेश, इन राज्यों में जनघनत्व 101 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी ऐसे राज्य जिनके अंदर 101 व्यक्ति से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सामान्य जनघनत्व वाले राज्य या क्षेत्र कहलाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के सभी राज्य और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को छोड़कर उत्तर पूर्व के सभी प्रदेशों में सामान्य जनघनत्व है। विरल जनघनत्व वाले राज्य, इन राज्यों में औसत जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है 100 व्यक्तियों से भी कम लोग रहते हैं। जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम विरल जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है। तो ये राज्य जो है कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। अब देखिए प्रवास से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है? प्रवास के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन कैसे होता है? प्रवास किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। कोई भी क्षेत्र है वहां पर लोगों के आने जाने को जो प्रवास का नाम दिया जाता है। प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास जब नए व्यक्ति देश में आकर बसते हैं, विदेशों से नए व्यक्ति देश में आकर बसते हैं, तो ऐसी स्थिति को आप्रवास का नाम दिया जाता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को जो है उत्प्रवास कहा जाता है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन क्या होता है? इन दोनों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित देशों से अधिक विकसित देशों में चले जाते हैं। तो जिस देश के अंदर जो है रोजगार के साधन कम उपलब्ध होते हैं, तो वहां के लोग जो है उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे देश के अंदर जो है चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में गांव से नगरों की ओर चले जाते हैं। देश के अंदर भी लोग जो अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छे चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए जो है गांव को छोड़कर शहरों के अंदर चले जाते हैं। आप्रवास के कारण देश में जनसंख्या बढ़ जाती है। जब आप्रवास होता है तो देश के अंदर जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, जबकि उत्प्रवास के कारण देश की जनसंख्या में कमी आती है। जबकि दूसरी तरफ जब उत्प्रवास